दक्षिण भारत में पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। महाराष्ट्र में पीएम ने किया पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभल व्यक्ति पर जमकर बोला हमला। समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी तो कांग्रेस के हाथ को बताया झूलता हुआ पंजा। दिल्ली सरकार के मंत्री अरविंद आनंद ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। आनंद पर हो चुकी है ईडी की रेड। आप मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आप सांसद संजय सिंह का भाजपा पर आरोप। कहा देश की पार्टियों को तोड़ रही बीजेपी। ईडी सीबीआई का हो रहा दुरुपयोग। चांद दिखने के बाद किया गया ईद पर्व का ऐलान। कल देश भर के तमाम मस्जिदों ईदगाहों में अदा होगी नमाज। उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। बारिश के साथ गिरे ओले। बेमौसम बारिश से किसान चिंतित। गेहूं की फसल को हो रहा नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने बेगू विधानसभा का दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रत्याशी सीपी जोशी का भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और आमजन ने भव्य स्वागत किया और जोश के साथ फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारे लगाए। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करने और राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा वालों को जनता जवाब देगी। इस विधानसभा के आप सबके लोक लाडले लोकप्रिय विधायक जिनको अभी आपने रिकॉर्ड मतों से जिता के भेज। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप एवं वोटर गाइड का वितरण भी किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर पूर्व एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुमन पवार के निर्देशन में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं की जागरूकता हेतु स्कूली छात्र छात्राओं गुरु नानकपुरा परनामी मंदिर मार्ग, गोविंद मार्ग और एवं राजा पार्क मेन मार्केट में रैली निकालकर क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक तलवार जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह टीपू सुल्तान की तलवार है। हस्तशिल्प का कारोबार करने वाले उदयपुर के युवा कारोबारी निखिल टंडन के कलेक्शन में कई ऐसी नायाब चीजें हैं। उनमें से एक तलवार है जिसकी चर्चा खूब हो रही। इस रिपोर्ट में देखिए। 18वीं सदी की इस तलवार के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये टीपू सुल्तान की है। हस्तशिल्प का कारोबार करने वाले उदयपुर के युवा कारोबारी निखिल टंडन के कलेक्शन में कई ऐसी नायाब चीजें हैं। इस तलवार पर चीते का चिन्ह है। इससे पता चलता है कि ये मैसूर में बनाई गई थी। बाद में शाही परिवार ने इसे निखिल टंडन को गिफ्ट कर दिया था। जो तलवार ये मेरे पास आई है, ये मेरे एक मित्र हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं। उनको मेरे शौक़ का पता चला कि मैं कलेक्शन करता हूँ, इस तरीके से पुरानी चीज़ों का संग्रह करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पुरानी चीज़ों को बचाया जाए। तो उसी तौर पे जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, वो राजा साहब हैं आवागढ़ के। उन्होंने मुझे ये तलवार के बारे में बताया कि उनके पास इस तरीके से एक तलवार है और वो नहीं रखना चाहते, वो गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट करी। तलवार के अलावा निखिल टंडन के कलेक्शन में कई प्राचीन हथियार और कलाकृतियां भी हैं। तो मेरे पास कुछ 3-4 चीज़ें और हैं अपने कलेक्शन में। कुछ चीज़ें मेवाड़ की है। एक रेयर चीज़ ये है, ग्वालियर स्टेट का सैल्यूट स्वॉर्ड है, सेरेमोनियल स्वॉर्ड भी कह सकते हैं इसको। ये इसके हैंडल पे ग्वालियर का कोट ऑफ आर्म्स हैं, उससे ये कंफर्म होता है कि ये ग्वालियर स्टेट की है। ये स्वॉर्ड जो है आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन अवेलेबल है। इसकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए निखिल ने दिल्ली और जयपुर में पुरातत्व विभाग को एक पत्र भेजा है, जो जल्द ही इस बात की पुष्टि करेगा कि तलवार का कोई संबंध टीपू सुल्तान से है या नहीं। रोहतक के रोडवेज जीएम के खिलाफ हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ राज्य महासचिव जगदीप लाठर ने बताया कि धरना प्रदर्शन रोहतक के जीएम के खिलाफ किया जा रहा है। जीएम के रवैये कर्मचारियों विरोध के कारण यह कदम उठाया है। उन्होंने जीएम को कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा था।
उस दौरान कर्मचारियों के साथ मीटिंग का समय दिया गया था, लेकिन अब बैठक करने से मना कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएम ना तो कर्मचारियों की समस्याएं सुनते हैं और ना ही उन समस्याओं का समाधान किया गया है। उसके बाद भी जीएम का जो बातचीत, मेरा नाम जगदीप राठौर, राज्य महासचिव हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ। जिला कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद हलके में अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू होते ही खरीदार एजेंसियों ने कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें किसानों ने राहत की सांस ली है। पहले दिन हैफेड एजेंसी के इंस्पेक्टर सुभाष व खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सतवीर सिंह की अध्यक्षता में उनकी टीमों ने मंडी से खरीद का कार्य शुरू किया। बुधवार को अनाज मंडी में करीब 2500 क्विंटल गेहूं बीकावाली के लिए पहुंचा, लेकिन करीब 1000 क्विंटल गेहूं ही खरीद हो सकी। हैफेड इंस्पेक्टर सुभाष व खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सतवीर सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि अनाज मंडी में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है, लेकिन अनाज मंडी में इस समय जो गेहूं आ रहा है उसमें नमी की मात्रा अधिक है, जो खरीदी में आड़े आ रहा है। और ठीक है बेटे, बल्ले बल्ले। आज इस्माइलाबाद मंडी अनाज मंडी से में जो गेहूं की आवक हुई है उसका निरीक्षण किया गया और खरीद शुरू कर दी गई है। 12% मॉइस्चर के आधार के ऊपर जो है डेरिया खरीदी गई है और अब हमारे पास बारदाने के पर्याप्त प्रबंध है और जो है लिंकेज मंडी की मिल गई है, तो इसलिए किसान भाई और आड़ती भाई चिंतित ना हो। और मेरे किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि वो अपनी फसल साफ सुथरी सुखा कर लेकर आए ताकि उनको किसी की दिक्कत का सामना ना करें। भौंक कुत्तों से बचने के लिए भाग रही गाय ने 70 साल की बुजुर्ग को टक्कर मार दी। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अनखीर गांव की दोपहर की है। पुलिस ने घटनास्थल के सामने लगे सीसीटीवी कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही। सीसीटीवी में दिखाई दे रही घटना फरीदाबाद की, जहां कुत्तों से बचने के लिए गाय ने सड़क पर चल रही 70 साल की महिला को टक्कर मारती और महिला को लहूलुहान कर दिया। हाँ सर, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में वो शरीक होने आई थी और यहाँ से एक गाय भागती हुई आई थी। शायद उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, वरना गाय इस तरह बेसुध होकर नहीं भागती है। और वो बस इत्तेफाक लगा लो, वो गाय के लपेटे में आ गई वो, वरना गाय समंदर प्राणी है, बस चलता है और उनके लपेटे में आगे देखो जब जान आफत में आती है तो आदमी बेसुध होकर भागता है। को भर्ती रहूँ पूरा मत मानी बैठा तो मैं यहाँ भी मेरा गाय बंद रही है। मैं जब भी गाय को मैंने इंटर कह दी वो गाय मारी है। आपके भाग में लिखो हो तो एक दिन और चमन के वहाँ गिरी वो चमन कर जब तो मेरी इतनी नहीं है जब तो मेरे पास गिरा है। अब मैंने कई गाय इनमें मोहित प्यार अब मैंने कई गाय मारो तो भाई वो तुम नहीं ले जाओ। मैं समझ लिया मेरे मैं बताऊँ और मैं जब यूं ही भैया गिरती मंडी जब ये गाय मारेंगे। हमारी एक स्पेशल स्ट्रे एनिमल कैचिंग स्क्वाड है, जिसमें हमारे एएसआई हैं जो उसका कार्य देख रहे हैं। 2 व्हीकल्स हमने स्पेशली इसी के लिए डिप्लॉय किए हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह की स्ट्रे एनिमल्स की आवारा पशुओं की शिकायत आती है तो तुरंत हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। 3 गौशालाएँ हैं, एक है सूरजकुंड रोड पे गोपाल गौशाला। खबर यमुनानगर से है। जिले में गेहूं की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को मंडियों में कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर एसडीएम जगदारी सोनू राम ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों व वन मंडी के प्रधान मनीष कंबोज के साथ मिलकर अनाज मंडी जगदारी का दौरा किया। इसके अलावा मंदिरों में आ रही दिक्कतों के बारे में भी किसानों से बातचीत की। वही अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अब आगे गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है और अधिकारी यह ध्यान रखेगी कि वह सामान्य पर गेहूं का उत्थान करे, मंडी के किसी प्रकार की जाम की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक करवा दी गई है। खबर यमुनानगर से है, जहां जगदारी यमुनानगर रेलवे स्टेशन के पास बने रेलवे के यमुना पुल पर रेलवे लाइनों को पार करते समय एक महिला मालगाड़ी की टक्कर लगने से यमुना नहर में गिर गई, जिसका शव को गोताखोरों की मदद से निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ट्रामा सेंटर के शवगृह में भेजा है।
सुबह 6:30 बजे के करीब रेलवे से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिव मंदिर नज़दीक मेन गेट रेलवे स्टेशन एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी है। तो उसकी कार्रवाई पे मैं मौके पे अपने स्टाफ से ही गया था। वहाँ पे हमने देखा कि एक थोड़ा भिखारी टाइप का आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, जिसको तलाशी ली गई। उसकी तलाशी से ऐसी कोई चीज़ हमें बरामद नहीं हुई जिससे उसके वारसान का पता लग सके, और ना ही इसके शरीर पे कोई ऐसी चोट थी कि मतलब रेलवे हादसा होया उसके साथ। ऐसा लगता है कि इसकी मौत जो है किसी पुरानी बीमारी के कारण हुई है। उसकी लाश को हमने उठवाकर मोर्चरी में रखवा दिया है। उसकी वारसान की तलाश जारी है अभी, और अगर उसके वारसान नहीं मिलते हैं तो 72 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम करा के और फिर उसका संस्कार करा। खबर जबलपुर से है, जहां लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई बाबू को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जबलपुर के गोरखपुर तहसील का है, जिसमें अधिवक्ता द्वारा कागज निकलवाने के लिए पहले 500 रुपये दिए गए। इसके बाद नामांतरण के लिए 10,000 की बाबू ने द्वारा डिमांड की गई, जिस पर लोकायुक्त की टीम ने 10,000 लेते हुए बाबू को पकड़ा और कार्रवाई की। जबलपुर में भारत निर्वाचन आयोग संभाजी समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें भोपाल से पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे एवं जबलपुर और अन्य जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में सम्मिलित रहे। वहीं निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी समस्याएं और परेशानियां, उनका निराकरण के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यवस्थित रूप से व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होते ही जबलपुर शहर में शोभा यात्रा का जुलूस 100 से ज्यादा ढोल नगाड़े बजाते हुए जयकारों की गूंज से गुजरा, जिसमें पूरा शहर सभी ने जगह जगह शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। साथ ही माता रानी के भी जयकारे लगाए गए। आपको बता दें कि नारायणी सेवा द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा जुलूस दमोह नाका से मिलनगंज अंधेर देव होते हुए मालनी चौक शहर एवं भ्रमण करते हुए समाप्त हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम प्रचार के दौरान मेरा और मुकेश सहनी का मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करके बीजेपी नेताओं का आईक्यू लेवल चेक कर रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर हिम्मत का जिक्र था, लेकिन देखिए कैसे बिना जानकारी बीजेपी नेता इसमें कूद पड़े। क्या बीजेपी नेता मूल मुद्दे बोलते हैं? जिस तरह से उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी, इससे पता चलता है कि बीजेपी कितनी दिवालिया है। उम्मीदवारों की सूची पर पार्टी ने फैसला ले लिया है और सिवान सीट पर पार्टी फैसला लेगी। और जो पहला जो फेज है, हमको लगता है कि चारों सीट जो है पहले फेज में हम लोग जीतेंगे, और सभी लोग जो हैं कैंडिडेट बहुत ही मजबूत हैं, जमीनी स्तर के हैं, और इसलिए आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है बीजेपी अपनी पूरी ताकत जो है लगा रही है। लगाना भी चाहिए, और बिहार में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। तो अच्छी बात है, यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग आ रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन सभी लोग जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव जो होगा वो लोकल इश्यूज पे होगा। उनके सांसदों ने क्या किया 10 साल में, इनके केंद्र सरकार ने क्या किया 17 साल में, इनके डबल इंजन सरकार ने क्या किया, और कई जगह लगातार 10-10 साल से, या पिछले बार देखेंगे 40 में 39 सांसद इनको जिताया था, वो क्या किए, इस पे जनता जो है विचार कर रही। राजधानी में 24 घंटे में 3 वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में है। विशाल यादव और विवेक यादव को गोमती नगर पुलिस और डीसीपी पूर्वी की सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए विवेक यादव पर पहले से 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लूट और अन्य घटनाओं को लुटेरे ने अंजाम दिया था। लुटेरों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, दिनांक 2/4/2024 को दिन में लगभग 10:30 बजे एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक काले रंग की स्कॉर्पियो को 3 बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था। और ये बदमाश में से 2 बदमाश
स्कॉर्पियो गाड़ी को छीन करके भागे। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो, ये सिंगापुर मॉल वाली रोड पर पलट गई। उसके बाद में इस गाड़ी से निकलने के बाद इनके द्वारा दूसरी बाइक छीनी गई। वहाँ पुलिस वहाँ मजम्मत हुई, जिसमें वो गाड़ी छोड़ करके तीसरी गाड़ी छीन करके ये लोग भाग गए। इसमें 2 मुलजिमान इस गाड़ी पर सवार थे और एक अन्य मुलजिम जो एक और बाइक पर सवार था, वो 3 प्रमुख अभियुक्त थे। इनमें से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। जो लूटी गई बाइक स्प्लेंडर थी, जो तीसरी बाइक लूटी गई थी, उसके साथ मिले हैं। इनके कब्जे से एक चोरी गई बाइक जो दूसरी वाली थी, जिस पे एक अन्य बदमाश सवार था, अपाचे सफ़ेद रंग की, जो कृष्णानगर थाने से चोरी हुई थी, वो भी बरामद की गई है। इस प्रकार से 2 बाइक बरामद हुई हैं और 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो जो लूट करके भागे थे, वो रास्ते में पलट जाने के कारण वो मिल गई थी पूर्व में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सभी वाहन जो वारदात में शामिल थे रिकवर कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए निरीक्षण तथा अनुपस्थित ग्राम पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अमृतपुर विधानसभा के मतदान केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय गरजपुर, पामरन सिमलियन विद्यालय, अमृतपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय, राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय बरखा आदि गेट पर नाली के ऊपर जाली लगवाने, शौचालय की पुताई कराने और यूरिनल पॉट चेंज कराने व परिसर की सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की उपस्थिति न होने पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। इस प्रकार से अन्य स्थानों पर भी बूथों पर लाइट बढ़ाने व साफ सफाई करने व रैंप की स्लोप बनवाने, पंखे साफ कराने व परिसर की साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए। खबर जालौन से है, जहां पर माधवगढ़ पुलिस ने 80 लीटर स्प्रिट व 10 लीटर अपमिश्रित शराब व एक कार के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वही अभियुक्त से पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि यह शराब बनाने के सामान कुछ दिन पहले वीर सिंह अहिरवार से लिया था, जिसमें मध्य प्रदेश में एकांत जगह पर छिपाकर रखे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान शराब बनाकर बिक्री करने के इरादे से ले जा रहे थे, तभी एसओजी व पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। मामले को लेकर एसएसपी असीम चौधरी ने बताया कि इनके अन्य साथी अभी फरार चल रहे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जैसे आप लोग अवगत हैं, चुनाव आ रहा है। चुनाव के दृष्टिगत जो हमारे राज्य से बॉर्डर लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, वहाँ पर 24 घंटे बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है। सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक शातिर गैंग जो नकली शराब बनाकर आने वाले चुनाव में खपाना चाहता है, वो बॉर्डर पार करके हमारे जिला जालौर में आने की प्रयास कर रहा है। इस सूचना पर एसओजी सर्विलांस व माधोगढ़ पुलिस काम कर रही थी। महाराजपुर जो माधोगढ़ थाने का बैरियर है, इंटरस्टेट बैरियर, वहाँ पर चेकिंग करा रही थी। एक गाड़ी डेटसन गाड़ी निसान कंपनी की, उसकी सूचना थी कि उसमें नकली शराब आएगी। इस गाड़ी को बैरियर पर रोका गया। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं रुड़की के बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हरीश रावत सड़क पर भी बैठ गए और गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर भी बच्चों को बांटने लगे। वहीं सड़क पर एक नन्हे बच्चे को भी गोद में लेकर हरीश रावत ने दुलार किया। जनसंपर्क के दौरान उन्हें जनता को भरपूर प्यार मिल रहा है और इन्हें उम्मीद है कि जनता का प्यार परिवर्तन के रूप में और उन्हें वोट के रूप में मिलेगा। जो है कई भाइयों के जूस कॉर्नर, कई भाइयों के पान कॉर्नर, रसगुल्ला कॉर्नर, सब कॉर्नर चांद भी वीडियो बना ले। हाँ, सब चांद भी। नरेश भाई के छोले तो अभी देखो बड़ा ताजा है, मेरे मुंह में स्वाद उसका। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है जनता को? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। ये प्यार परिवर्तन में बदलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में खंडपीठ ने आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार पद पर कार्यरत अजय कनवाल व 19 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर ली, लेकिन इन भर्तियों में उन्हें कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन एकल पीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग ने इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया था और लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर साथ ही 27 फरवरी 2024 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। देखिए, ऐसा है कि अजय कंडवाल व अन्य 19 लोग जो है उन्होंने एक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पद विज्ञापित किए गए थे उस विज्ञापन को चुनौती दी थी और ये कहा गया था कि हम लोग 2012 से लेकर 2016 तक हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो पोस्टें हैं वो प्रिजर्व की जाए। और माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया है कि जो उपनल के माध्यम से कार्य करते हुए जिनको 3 साल हो गए उनको रेगुलर किया जाए। उसको चुनौती दी हुई है राज्य सरकार ने और माननीय स्थगनादेश है माननीय उच्चतम न्यायालय का। माननीय हमारी जो खंडपीठ थी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, उनके द्वारा इसका सब परिशीलन करने के बाद ये कहा गया कि जब वो मामला रेगुलेशन ही स्टे है तो इन लोगों को क्यों निकाला गया। तो शासन द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, तो उन्होंने कहा आप इनको रजिस्ट्रेट करिए। आज ये आदेश किया गया और एक बड़ी राहत। नैनीताल की नैनी झील में तल्लीताल बोट स्टैंड के समीप शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की झील से बाहर निकालकर तलाशी लेने पर जेब में मिले मोबाइल का सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में डालकर कॉल की गई तो उक्त मृतक डूबे हुए व्यक्ति के परिजनों से बात करने पर शव शिनाख्त रमेश चंद्र आर निवासी श्यामखेत नैनीताल के रूप में कर ली गई। मौके पर पहुंची परिजनों ने बताया कि मृतक उमेद राम आर वन विभाग में अर्दली पद पर बीती अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए थे। वह कल घर पर से तेजू जाने की बात कहकर निकले थे। ना कोई टेंशन नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। घर में हम 5 लोग हैं, 2 भाई 1 बहन। ये फॉरेस्ट में जॉब करते थे, रिटायरमेंट हुए थे अक्टूबर में। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। उत्तराखंड में भाजपा के फायर ब्रांड नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में यदि कुछ किया है तो आज उसे न्याय यात्रा की बात नहीं करनी चाहिए। मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे जनता से किए उन सबको पूरा किया। सूप तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ 60 साल में उस समय किया होता तो अब न्याय की बात करने की नौबत ही नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया, चाहे वो 370 हो, चाहे एक निशान एक विधान एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए और आने वाले समय में भी सारे वायदे पूरे करेगी। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा में शिरकत की। कार्यक्रम समाप्ति के बाद महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक देशराज कर्णपाल हंगामा कर रही महिलाओं से उलझ गए और आरोप लगाया कि साजिश के तहत इन महिलाओं को हंगामा करने के लिए कांग्रेस ने भेजा है। जो महिलाएं 2 महिलाएं न जाने किस कारण, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति फाइट से बाहर हो जाता है तो वो इस तरह की बातें करता है। ये महिलाएं जो हैं ये प्री प्लान्ड, किसी की भेजी हुई केवल 2 महिलाएं थी जो चीख कर ये कह रही थी कि हमारे काम नहीं हुए। विधायक के पास गई। विधायक कौन है? हमारी बहन है विधायक, यहाँ से उसके पास गई होगी तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया होगा। इन्हें पता ही नहीं कौन विधायक है कौन नहीं। 400 कंपनियां बंद है, कितने गरीब बहन है, कितने भाई, कितने वृद्ध महिला है, सब अपने पैसे जमा करे हैं कि भैया अपना परिवार चलाएंगे, थोड़ा पैसा बचाएंगे। सरकार नहीं चलाई होंगी, जितनी भी ये कंपनियां हैं सरकार नहीं चलाई होंगी धरती पे, नहीं तो ऐसे नहीं चलती है कंपनियां। लेकिन अब ये सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम कई बार चले गए उनके पास।
विधायक जी के पास। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से टिहरी पर भाजपा ने महिला प्रत्याशी को उतारा है। इसी को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा था कि कांग्रेस ने एक भी महिला प्रत्याशी को लोकसभा की सीट नहीं दी है, जो उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इसी का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस से महिला प्रधानमंत्री थी, वह महिला अध्यक्ष थी, जब भाजपा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया है और करती रही, और भाजपा को अपने संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा होता है ना, आदमी और चीजें जो दिमाग में आती है उसको बोलता है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि महिला प्रत्याशी को नहीं उठाया, कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दी हैं, अध्यक्ष दी हैं, ये उनका उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। आप देखिए, आप किसको, आपने किस महिला को दिया? आप राजशाही महिला को दे रहे हैं। आपके पास क्या भाजपा में कोई महिला नहीं है? कांग्रेस के हर नेता को आप तोड़ के अपनी पार्टी में ले जाते हैं, उसके बाद भी आपकी महिलाओं की कमी है, ये अपने आप में निंदनीय है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, देती आई है, देती रही है और देती रहेगी। तो इसमें जो है पुष्कर सिंह धामी जी से मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें। कांग्रेस को संभालने के लिए हमारे बहुत सारे नेता हैं, कमी आपके यहाँ है। आपके यहाँ आप कितने भी हमारे नेता तोड़ के ले जाएं, कांग्रेस कभी खाली होने वाली नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की जनता का जो है हमारा पूरा भारतवर्ष है। इसलिए जो है आप हमारी चिंता छोड़ करके अपने घर की चिंता करें। जो आप नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में ले गए हैं, कल आपके कार्यकर्ता आपसे नाराज हैं। जनता, आपने कहा था कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपने हमारी दुकान बंद की, लेकिन अपनी दुकान आपने खोल दी। पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश घोदियाल ने भाजपा प्रति का हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक के खातिर सीडीएस जनरल विपिन रावत की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत की मौत हुई थी, तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए अनिल बलूनी ने उनके गाँव नहीं पहुंचे, तब तो वो जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कांग्रेस के आला कमान में जब ये बातें गई, किसी उत्तराखंड कांग्रेस के आदमी ने विपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश घोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए, और गणेश घोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहाँ श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए, और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान उत्तराखंड के सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग ने मॉडल बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश में 3 तरह के मॉडल बूथ तैयार किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में 85 महिला कार्मिकों द्वारा संचालित बूथ, 44 युवाओं द्वारा संचालित बूथ और 70 दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। विपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश घोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए, और गणेश घोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहाँ श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए, और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, बस में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। कन्नौज से खबर, आगरा एक्सप्रेसवे पर
लगी बस में आग। लखनऊ से आगरा जा रही थी प्राइवेट एसी बस। बस में रखा सामान भी जलकर हुआ राख। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे बस में लगी आग। लखनऊ से आगरा जा रही थी प्राइवेट बस। बस में रखा सामान भी हुआ जलकर राख। लखनऊ से आगरा जा रही थी प्राइवेट एसी बसें। बस में रखा सामान भी हुआ जलकर राख। खबर ऋषिकेश से है, जहां नरेंद्र मोदी की रैली का साक्षी बनेगा आईडीपीएल ग्राउंड। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी और उत्तराखंड पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की। 1000 पुलिसकर्मी, एसपीजी और 15 आईपीएस के जिम्मे सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। हम यहाँ आईडीपीएल के ग्राउंड में, जहाँ पर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, यहीं पर वायुसेना का जो विमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यहाँ लैंड करेगा और उसके बाद जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद होने लगी है। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। उसके साथ साथ 1000 पुलिसकर्मी, 15 आईपीएस सहित प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ऋषिकेश आईडीपीएल ग्राउंड से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। देश के अंदर चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने सभी चुनावी युद्ध में कूद पड़ी है। युद्ध में अपने योद्धाओं के साथ उतार दिया है। चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टी के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करने के लिए अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि इस बार 400 पार कर हम तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात कहकर इस बार परिवर्तन की बात कह रही है। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है, तो उसी के साथ उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पांचों लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, बहुत ही जो है जनता को प्रभावित करने वाले काम कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जनता को आज भारत सरकार जो है चला रही है। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस को चुनाव से पहले फिर झटका लग चुका है। चुनाव से कुछ दिन पहले ही ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने 100 से ज्यादा सदस्यों के साथ अनिल बलूनी के समक्ष भाजपा ज्वाइन कर ली। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा, कांग्रेस या अन्य आदि दलों के प्रत्याशी द्वारा अपना प्रचार प्रसार में तेजी ला दी है। नुक्कड़ सभाओं और साथ ही सभी प्रत्याशियों व सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं। देखिए, मैं सनातन की रक्षा के लिए जुड़ा हूँ। सनातन धर्म की रक्षा मोदी जी से और योगी जी से और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रभावित होकर के अपने देश हित में और समाज के हित के काम और बलूनी जी के जो किए हुए काम, जो बिना पद के इन्होंने काम किए हैं, यहाँ पे गढ़वाल को जाने का रास्ता, पुल बनाना और इसको चौड़ीकरण के लिए आदेश करवाना, ये मंजूर हो गई है। उसके अलावा जो इन्होंने तुमड़िया डैम को टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, जब बिना पद के इतना कर सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में अगर भगवान ने चाहा मंत्री बने तो पूरे उत्तराखंड का विकास। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 10 दिन से कम समय बचा है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह के साथ ही तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंचकर जनता के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग का
फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भाजपा के बेरोजगारी मुद्दे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। ऐसे में सियासत दल और प्रत्याशी अपनी प्राथमिकताओं में रोजगार को शीर्ष मुद्दे पर रख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ पॉलिटिक्स उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। तमाम दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। कांग्रेस जहां बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, साथ ही इन सभी मुद्दों के सहारे अपनी चुनावी नैया पार की भी उम्मीद लगाए हुए है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का युवाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान है। कांग्रेस ने युवा न्याय के जरिए 30 लाख सरकारी नौकरी देने और शिक्षित युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का भी वादा किया है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को जनता के बीच पहुंचा रही है। साथ ही राज्य का युवा मतदाता भी बेरोजगारी की वजह से काफी परेशान है। वो आज पूरे प्रदेश में इस जो हमारा जो गारंटी का सवाल है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस पर हमने प्रेस वार्ता रखी है और यही हमारा चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें जो हमारा पहला जो न्याय है वो युवा न्याय है। युवा बुरी तरह से भटका हुआ है, टूटा हुआ है और विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र से लेके और राज्य की सरकार तक युवाओं को केवल धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस बार जो हमारा कहना ये है कि जो भर्ती का न्याय है वो हमारी कांग्रेस देती है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोज़गार का ये कि पहाड़ों में न तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, न तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोजगार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे बड़े बड़े होटल्स खोले जाए। भाई जी हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए। सर देखिए, बेरोजगारी का जो स्तर है वो इस समय बहुत व्यापक है। हाल ही में अनेक आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों की से इधर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में जहां हाल ही में पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट की है, जिस रिपोर्ट जारी की है उसमें पलायन आयोग ने 24 गाँव को निर्जन घोषित कर दिया है। अर्थात वहाँ से पलायन, पूरी तरह से पलायन हो चुका है। ये कारण क्या है? ये आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। उत्तराखंड में इस बार 18 से लेकर 39 साल तक की उम्र के 40,33,278 युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में 8,83,346 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें 5,40,683 पुरुष और 3,42,663 महिलाएं शामिल हैं। इस तरह देखें तो उत्तराखंड में 21.90% युवा मतदाता बेरोजगार है। दूसरे नजरिए से देखें तो हर 5 में से 1 युवा मतदाता बेरोजगार है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी आंकड़े जारी किए गए हम उसको सेटिस्फाई नहीं मानते हैं। इसलिए सेटिस्फाई नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ जो सेवा योजन कार्यालयों में भी आंकड़े होते हैं, जो व्यक्ति सरकारी रोजगार ले लेता है, सरकारी रोजगार को ही यहाँ रोजगार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप सेल्फ रोजगार के सेक्टर में देखेंगे तो हमारी सरकार जब से आई है उस सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। और आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो जिसकी बेरोजगारी की जो दर है वो प्रतिशत में सबसे कम है। और इस सरकार ने तो आने के बाद, तुरंत आने के बाद अभी तक सरकारी क्षेत्र में भी लगभग 25,000 रोजगार दे दिए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ठीक डाटा है कि बेरोजगारी का तो आलम ये है कि 9% से ऊपर की बेरोजगारी है लगभग।
और 9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं यहाँ बेरोजगार, और प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। न सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल रही है, न गैर सरकारी क्षेत्र में मजदूरी मिल रही है। कोई बड़ा उद्योग आज तक स्थापित ही नहीं कर पाए, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी, न यहाँ पर कोई रोजगार का ऐसा कोई कार्यक्रम चला पाए कि जिससे हम बेरोजगारी दूर कर सकें। कुल मिलाकर चुनाव में जीत के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत तो लगा दी है। इसके साथ ही जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। हालांकि धरातल पर स्थिति विकट है। राज्य का अधिकांश युवा बेरोजगार है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी सरकार के दावों की भी पोल खोल रही है। देखना होगा बेरोजगार युवाओं के हाथों को कब तक रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए अब 10 दिन से कम का समय शेष है। ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही राज्य में प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को तेज करने के लिए 11 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंच रहे। विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। भाजपा ने पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा है। वहीं पीएम मोदी के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम दिग्गज भी उत्तराखंड में आकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 5 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी रुद्रपुर के बाद अब ऋषिकेश में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऋषिकेश रैली के जरिए भाजपा उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। भाजपा ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए विशेष रणनीति तैयार की। ऋषिकेश के IDPL मैदान में 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली होनी। इसके बाद भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंचकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं राज्य के इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से कुछ कर रही है और कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भी कुछ अपनी तरफ से करें। तो महंगाई है तो है, खैर बहुत महंगाई है, लेकिन अगर हम केवल इस महंगाई में सरकार का ही मुंह ताकेंगे कि सरकार सब चीज़ सस्ता करके देगी तो गलत है। हमें अपनी व्यवस्थाएं भी करनी है। थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ। भाई जी, हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है, अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए मैंने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है और मैं प्रिपरेशन के फेज़ पे हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट उसकी स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर पा रही है। हम कुछ कीमत तक कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन भर्तियाँ बहुत देर में आ रही है। अभी आचार संहिता लग गई है तो एक मौका मिल गया है कि वो भर्तियाँ ना ला पाएँ। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ और जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने अभी देखा कि आरुषि भंडारी जो केस है उस पर पुलिस प्रशासन हमारा कुछ कर नहीं पाया। मैं समझता हूँ हमारा पुलिस प्रशासन बहुत काबिल है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक कारणों की वजह से वो कर नहीं पा रहे। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए भाजपा कांग्रेस की पूरी ताकत लगाए हुए है। भाजपा 400 पार के नारे के साथ चुनावी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के इस दावे की हवा निकालने के लिए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके साथ ही विपक्षी दलों का दावा है कि 10 साल की मोदी सरकार के विफल कार्यकाल को देखकर जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम फाइनल हो गया है। हमारे स्टार प्रचारक चल रहे हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं और 13 तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुँचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़े में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी की जनसभा में भी मुझे लगता है कि यहाँ की जनता उनको बहुत प्यार करती है, उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। तो आईडीपीएल के मैदान में मैं समझता हूँ कि 1 लाख से अधिक लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। बहुत बड़ा हुजूम उस दिन जुटने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों का झुकाव है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरी पोल खोल दी 10 साल की, किस प्रकार से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की एजेंसीज का दुरुपयोग करके पैसा वसूली की गई। एक्सटॉर्शन कहते हैं इसको। ईडी का मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, भारतीय जनता पार्टी का वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया। अब आप ईडी भेज रहे हैं, छापा मरवा रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। जिसका 10 करोड़ रुपए का मुनाफा है वो 100 करोड़ रुपए चंदा कहाँ से दे रहा है साहब? कहाँ से दे रहा है चंदा? तो ये चंदे की जो उगाही का धंधा है, ये धंधा पूरा देश में बेनकाब हो गया। और निश्चित तौर पे इस समय देश में लोगों का झुकाव विपक्ष की तरफ है। इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे चुनाव जीतेगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। मौजूदा परिस्थिति में भाजपा भले खुद को सभी दलों से काफी आगे बताते हुए जीत का दावा कर रही हो, लेकिन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते तमाम प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन भाजपा की जीत के रथ को रोक पाएगा? क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी गठबंधन को भारी पड़ेगी? क्या साइलेंट वोटर इस बार कुछ गड़न बिगाड़ सकता है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का